नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 5 इंडिया अर्थात भारत को कंप्लीट करेंगे। आपको अध्याय नंबर 5 में सही विकल्प दिए गए हैं। इन सही विकल्प में क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान लागू हुआ 1947 में, 1950 में, 1971 में, 2001 में। तो इसका सही उत्तर आपका बी वाला हो जाएगा 1950 में। प्रश्न नंबर 2, भारत को इंडिया नाम किसने दिया? यह क्वेश्चन आईएमपी है या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत को इंडिया जो नाम दिया है वह चीनियों ने दिया है, जो कि ऑप्शन सी के अंदर आपको दिया गया है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत नाम का उल्लेख मिलता है? यह भी आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है और यह आपके जीके के लिए भी आईएमपी है। इस प्राचीन ग्रंथ में भारत नाम का उल्लेख मिलता है तो वह आपका ग्रंथ है विष्णु पुराण, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारत को कहा गया है? तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारत को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, इंडिया दैट इज भारत। यह भी आपके जीके का बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 1800 वर्ष से भी पहले किस शिलालेख में किया गया था? तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 1800 वर्ष से भी पहले फारसी शिलालेख के अंदर किया गया था और यह ऑप्शन आपका डी में दिया गया है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 6, इनमें से वह कौन सा देश है जिसे पूर्व में फारस कहा जाता था? तो ईरान जो देश है उसे पूर्व में यानी कि पहले ईरान नाम से पहले इसे फारस नाम से जाना जाता था, फारस देश कहा जाता था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 7, जो कि एक आईएमपी क्वेश्चन है और जीके के लिहाज से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हैनसांग, जिसका नाम जुआन जेंग, किस देश का निवासी था? तो हैनसांग जो है चीन का निवासी था। चीन का यह एक यात्री था जो कि भारत में आया था। तो इसका ऑप्शन आपको सही सी में दिया गया है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, जिस प्रकार इंडिया अंग्रेजी भाषा का शब्द है उसी प्रकार इंडे शब्द है फ्रेंच भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, अरबी का या फिर ईरानी का? तो इसका सही उत्तर ए वाला हो जाएगा, फ्रेंच भाषा का। जिसके बाद प्रश्न नंबर 9, सप्त सेंधव का अभिप्राय है। यह भी एक आईएमपी जीके का क्वेश्चन है और इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके एमपी पीएससी जो एग्ज़ाम होती है उसके लिहाज से बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन है। तो बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप कक्षा 6 से लेकर 12th तक के बच्चे इसे कंप्लीट देखते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सप्त सेंधव का अभिप्राय है 7 नदियों की भूमि से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, 7 नदियों की भूमि। इन 7 नदियों की भूमि को ही हम सप्त सेंधव के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन सी के अंदर आपको दिया गया है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 10, 1947 शाह के बाद भी इनमें से कौन सा देश भारत का अंग था? वह देश है हमारा बांग्लादेश। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ शब्द। इन शब्दों को लेकर आपको क्वेश्चनों में रिक्त स्थान फिल करना है। चलिए, ए वाला है यहाँ पर, चीनी ग्रंथों में भारत का नाम क्या मिलता है? तो जो चीनी ग्रंथ है उसमें भारत का नाम तिएंजू मिलता है। बी वाला है, प्राचीन ग्रंथ खालिस्तान में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। तो यह बिल्कुल आईएमपी जीके का क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ के अंदर, प्राचीन ग्रंथ के अंदर भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। भारत क्या, भरत शब्द का उल्लेख मिलता है, तो वह वेद है आपका ऋग्वेद। चलिए, इसके बाद सी वाला है, प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतया एक कैसा शब्द है? भौगोलिक शब्द है। डी वाला है, चीनी यात्री हैनसांग ने
पांडुलिपियों का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो चीनी भाषा में किया था। ठीक है, तो चीनी यात्री हेनसांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद संस्कृत से किस भाषा में किया था? तो चीनी भाषा में किया था। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर ए वाला है, महाभारत काल में वर्तमान बांग्लादेश की भूमि वाले स्थान को क्या कहा जाता था? तो महाभारत काल में वर्तमान जो बांग्लादेश है, इसकी भूमि वाले स्थान को हम बंग या वंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद एफ वाला है, विष्णु पुराण में भारत की सीमाएं समुद्र के, जो विष्णु पुराण है उसके अंदर भारत की जो सीमाएं हैं वे कहाँ पर दिखाई गई है? तो सीमाएं समुद्र के दक्षिण में हिमाच्छादित, जिसे आप हिमालय कहते हैं, हिमाच्छादित पर्वतों के उत्तर में बताई गई है, जो कि बिल्कुल आज की भौगोलिक स्थिति से मेल खाती है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है, महाभारत में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए खालिस्तान तथा खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। तो उसके लिए जम्मूद्वीप तथा भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके अंदर? महाभारत के अंदर, महाभारत काल में। चलिए, इसके बाद एच वाला है, भारत भूमि पर फारसी राजाओं ने कौन सी शताब्दी में सैन्य अभियान प्रारंभ किए थे? तो भारत भूमि पर फारसी राजाओं ने 6ठी शताब्दी में सैन्य अभियान प्रारंभ किए थे। आई वाला है, चित्र 5.2 में भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वतमाला दिखाई गई है? तो आपको जो चित्र देखना है वो 5.2 चित्र देखना है, यह आपकी बुक के अंदर दिया गया है। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पर्वतमाला है, वह है आपकी हिंद कुश के नाम से, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में दिखाई गई है। इसके बाद जे वाला है, सम्राट अशोक, यहाँ पर आपका जो खालिस्तान है वह अशोक आ जाएगा, के शिलालेख में जम्मूद्वीप का उपयोग संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए किया गया था। चलिए, इसके बाद आपके यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1, हमारे देश को किस क्षेत्र में भारतम नाम से पुकारा जाता है? यह भी जीके का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत में प्रायः भारतम नाम से भारत को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएं कहां से कहां तक है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई है। यह भी एक आपका आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक आईएमपी क्वेश्चन है, जम्मूद्वीप शब्द किस वृक्ष से जुड़ा हुआ है? जैसे कि जम्मूद्वीप को आप संधि विच्छेद में ले जाएं तो आपको दिखेगा एक शब्द इसके अंदर जामुन। तो जम्बूद्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। ठीक है, एक ऐसा द्वीप, द्वीप मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर जामुन के बहुत ज़्यादा वृक्ष अधिक मात्रा में हैं, तो ऐसे द्वीप को हम कहेंगे जम्मू द्वीप, यानी कि जामुन के वृक्षों वाला द्वीप। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है, जिसे हम हमारी भाषा में जम्बूल वृक्ष भी कहते हैं, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, जम्बूल वृक्ष और मालाबार प्लम, या फिर इसे आप गांव की भाषा में जामुन का पेड़ भी कह सकते हैं। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वर्तमान में भी कौन से देश हैं जो प्राचीन जम्बूद्वीप में शामिल थे? तो वर्तमान में कौन से ऐसे देश हैं जो प्राचीन जम्बूद्वीप, जिसे हम प्राचीन जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं, उसके अंदर सम्मिलित थे? तो प्राचीन जो जम्बूद्वीप था उसमें आज के समय के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ भाग सम्मिलित था। इसका आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मानकर याद कर लीजिए।
यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि 2026 की एग्जाम में ये सीधा सीधा आपसे पूछा भी जाए। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, भरत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो भरत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह ऋग्वेद वाला जो वर्ड है भरत नाम से, यह 3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए यह बहुत ही आईएमपी हो जाता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था? तो कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कुमारी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इतने ही बड़े लिखने हैं, 1 वर्ड में ही इनके आंसर आना चाहिए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? मोस्ट आईएमपी जीके क्वेश्चन यह है। भारतीय संविधान को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, 1950 में जो लागू हुआ था। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बूद्वीप तथा भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी दोनों वर्ड आए थे और यहाँ पर भी आए हैं, इसलिए यह भी आपका आईएमपी हो जाता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, चीनी शब्द तियंजु कहाँ से लिया गया है? तो चीनी शब्द तियंजु को सिंध नदी से लिया गया है, यानी कि सिंधु से लिया गया है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 1 आपका अति लघुत्तरीय प्रश्नों से, भारत को विदेशियों ने क्या क्या नाम दिए? तो भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों ने भारत के लिए कौन कौन से शब्द उपयोग किए थे, किन किन नामों से इसे बुलाया था? सिंधु या सिंधु नदी आधारित नाम दिए थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हिंदू, इंडोई तथा अंततः इंडिया जैसे नाम दिए, इंडिया जैसे नाम बने। ये किनके कारण बने? भारत में आने वाले विदेशियों के कारण। भारत में जो विदेशी आए उन लोगों ने भारत के इस प्रकार से व्याख्या करके अपने अपने हिसाब से नाम दिए थे। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीन चीन वासियों का भारत के प्रति सम्मान था, इसके लिए क्या तर्क बताया गया है? प्राचीन समय में जो चीनी वासी थे वो भारत का बहुत ही सम्मान करते थे, इसके लिए क्या तर्क दिया जा सकता है? तो प्राचीन चीनी वासियों ने चीनी शब्द तियंजु, जो तियंजु शब्द दिया था वो चीनी लोगों ने दिया था, तो चीनी शब्द तियंजु को सिंध से लिया गया था, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जाता है। यह शब्द बताता है कि चीनियों भारत के प्रति कितना सम्मान था। तो चीनियों के मन में भारत के प्रति बहुत सम्मान था, क्योंकि उनका जो शब्द है तियंजु, यह सिंधु से लिया गया और इस शब्द का मतलब था स्वर्ग तुल्य स्वामी। ठीक है, तो स्वर्ग तुल्य भूमि के रूप में वह भारत को देखते थे। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, संविधान से क्या आशय है? तो इसका कई वेरिएशन में आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सही आंसर आपका यह वाला हो जाएगा। यह आंसर आपकी बुक के अंदर दिया गया है। संविधान किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों तथा कानूनों को बताने वाला लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें उस देश के संचालन हेतु बुनियादी सिद्धांत और नियम होते हैं। पूरा देश उस नियम और सिद्धांत के अनुसार चलता है, वहाँ का प्रत्येक नागरिक इन नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है। साथियों और प्यारे बच्चों, आपने यदि इस 8th ग्रेड के समस्त पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से वॉच कर सकते हैं। आप चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर दिलीप पाटीदार 23 लिखकर आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। इस प्रकार से @ लगाकर, या फिर आप डीपी एजुकेशन के नाम से इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, यूनानी भाषा में ह अक्षर के ना होने से हिंदू शब्द के नामकरण पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो यूनानी भाषा में बहुत ही आईएमपी एक गहरी बात है, ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न को हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं आपके लिए। यूनानी भाषा में ह
अक्षर के ना होने से हिंदू शब्द के नामकरण पर क्या प्रभाव पड़ा था? किस भाषा में? यूनानी भाषा के अंदर कौन सा हमारा अक्षर? हा अक्षर। तो यूनानी भाषा में हा यानी कि क्या? एच। हा कैसे बनता है? एच से बनता है, ठीक है। तो हा एच अक्षर के ना होने से हिंदू शब्द का नामकरण, यदि यहाँ से आप हिंदू में से हिंदू की स्पेलिंग क्या है? HINDU, इसके अंदर से यदि आप एच को विलुप्त कर दे तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा इंडू। तो इंडू यानी इन्होंने जो इसको ट्रांसलेट किया इंदू या फिर इंदू, इस प्रकार से यह वर्ड हो जाता है एच के हटने से। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5, निवासी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो निवासी शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? वे लोग जो एक स्थान विशेष में रहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं निवास करते होंगे, तो आप लोग जिस स्थान विशेष पर रहते हैं उस स्थान को आप आपका निवास कहते हैं, तो उस स्थान को निवासी कहा जाता है या निवासी कहते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन समय में विदेशियों का भारत आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। कई लोग विदेश से प्राचीन समय में भारत आए, तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, तो प्राचीन समय में विदेशियों के भारत आने के पीछे मुख्य रूप से हम क्या कह रहे हैं? मुख्य रूप से क्या दृष्टि हो सकती है उस समय की? वे व्यापार करने के लिए आ सकते हैं, बिजनेस करने के लिए आ सकते हैं यहाँ पर, या फिर कुछ आक्रांत आए थे किस लिए? धन की लूट करने। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ से वे काफ़ी सारा धन लूट कर, ये मान के चलिए कि लगभग भारत को कंगाल करके उस समय वो लोग चले गए थे। एवं कुछ लोग भारतीय इतिहास को जानने के लिए, जीवन शैली को समझने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो ये 4 मुख्य कारण उस समय, किस समय? प्राचीन समय में हजारों वर्ष पूर्व भारत में जो विदेशी लोग आए थे उनके यहाँ पर आने के ये 4 मुख्य कारण हो सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, विदेशियों द्वारा भारत को अनेक नाम दिए गए, इन नामों का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है? मैं इस लेसन नंबर 5 के प्रत्येक क्वेश्चन को यदि मोस्ट IMP कहूँ तो कुछ कम नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सारे क्वेश्चन आपके MPPSC लेवल के एग्ज़ाम के लिए बने हुए हैं। तो जितने भी बच्चे भविष्य में किसी भी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वे इस लेसन को बहुत ही ध्यान से समझें। विदेशियों द्वारा भारत को उसके नामों से बुलाया जाता रहा है। ये नाम क्या थे? ये नाम प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों तथा तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों और शिलालेखों में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? आप क्वेश्चन के अगेंस्ट फिर आंसर को एक बार और समझिए कि विदेशियों द्वारा भारत को अनेक नाम दिए गए। ठीक है, विदेशियों ने भारत के अनेक नाम दिए, इन नामों का उल्लेख हमें कहाँ पर मिला? तो इन नामों का जो उल्लेख है वो उस समय की पुस्तकों में मिला। यात्रियों और तीर्थयात्रियों ने वृत्तांत लिखे थे, यहाँ पर आने पर कुछ पुस्तकें लिखी थी, कुछ बातें लिखी थी, तो उनके अंदर उसका विवरण मिला। और शिलालेख जो थे राजा महाराजाओं के समय जो बनाए गए उनके ऊपर भी इनका उल्लेख मिलता है। तो भारत बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, तो उसका दुनिया में सब दूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत मिल जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत को संघ क्यों कहा गया है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। भारत विभिन्न राज्यों से मिलकर बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर राज्य हैं, तो उन राज्यों से मिलकर भारत बना है एवं अविभाजित इकाई है। कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं है, यह वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जो राज्य है वह स्वतंत्र नहीं है, वह भारत का हिस्सा है, बल्कि भारत का हिस्सा है। इसलिए भारत को संघ राज्य भी कहा गया है। ओके, यही इसका सही आंसर है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता से पूर्व मतलब 1947 से पहले
भी यह इतना ही रहा होगा, यदि नहीं तो क्यों? स्वाभाविक सी बात है कि 1947 में भारत के दो टुकड़े हुए। दो टुकड़े होने से अर्थ है कि भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया और पाकिस्तान के अलग होने के बाद उससे बांग्लादेश भी अलग हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का कुछ भाग सम्मिलित था। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक ही रहा होगा, क्योंकि उसके प्लस में पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और अफगानिस्तान का कुछ भाग सम्मिलित था। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10। सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियों में कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज नदियां शामिल है। चलिए इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ जाता है और उसके अंदर प्रश्न नंबर 1। प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से समझते थे। संदर्भ पाठ के आधार पर एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। कि क्या समझाना है? कि प्राचीन भारतीय लोग अपने भूगोल को, जियोग्राफी को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते थे, समझते थे। इसका आपको पाठ के आधार पर एक उदाहरण के साथ उत्तर देना है। चलिए आप ये लिखेंगे इसके आंसर में, प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं क्या कि 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में, कितने वर्ष पूर्व की बात है? 2000 वर्ष पूर्व की बात है। प्राचीन भारतीय तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। तो इस प्रकार से उल्लेख जो है साहित्यों के अंदर मिलता है। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत की ज्योग्राफी को वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत की सीमाएं क्या क्या थी। इसका उल्लेख उन्होंने तमिल साहित्य के अंदर किया था, जिसका हम यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीन भारत को जम्बूद्वीप क्यों कहा गया है? इस समय के जम्बूद्वीप में वर्तमान के कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो जम्बूद्वीप से आसे जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। सम्राट अशोक ने, यह नाम इसके साथ आप ऐड कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का वर्ड है। ओके, सम्राट अशोक का जम्बूद्वीप के नाम साथ में नाम ऐड कर लीजिए। सम्राट अशोक ने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े, उनमें से एक में उन्होंने इसी नाम जम्बूद्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है। इसमें आज के बांग्लादेश, आज का ही पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान का कुछ भाग सम्मिलित था। तो इतना आप इस आंसर में लिख सकते हैं और यह पर्याप्त है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सप्त सिंधु की 7 नदियों के नाम लिखिए। यह आपके लिए आईएमपी और जीके का एक क्वेश्चन है और भविष्य में कभी ना कभी आप यदि फ्यूचर में पढ़ते रहेंगे तो आपको यह क्वेश्चन जरूर टकराएगा। सप्त सिंधु की 7 नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सरस्वती, सिंध और सतलुज शामिल है। ये देख पा रहे हैं आपकी बुक के अंदर ये चित्र दिया गया है। सिंध, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सरस्वती और सतलुज ये नदियाँ थी। सप्त सिंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है और अंत में यह सिंधु नदी बन जाती है पूरी तरह से। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, प्राचीन चीनी यात्री हैंसांग कि भारत भ्रमण की उपलब्धियां लिखिए। यह बहुत ही आईएमपी है और कई बड़े बड़े एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। हैंसांग ने 7वीं शताब्दी में चीन से भारत की यात्रा की थी। ओके, कहाँ से आया था यह यात्री? चीनी यात्री था। उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित भी
किया और 17 वर्ष बाद, कितने वर्षों तक वो अपने पास यहाँ भारत में रहे? 17 वर्ष। ये आपको समय अवधि भी याद रखना चाहिए कि अहिंसा कितने समय भारत रुके, तो वह 17 साल तक लगभग भारत में रुके। उसके बाद वापस वे अपने वतन पर लौट गए। वहाँ उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो अपने साथ ले गए थे। तो किनका अनुवाद किया था? जो भारतीय सभ्यता थी उस समय, उसमें संस्कृत भाषा का प्रचलन था। तो संस्कृत भाषा का अनुवाद जो है उन्होंने चीनी भाषा में किया था उस समय में कि उन पांडुलिपियों का। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है जो कि आज का लास्ट है। आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं परिभाषित नहीं थी। यह वर्तमान भारत में किस प्रकार अलग था? तो आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं परिभाषित नहीं थी। विश्व के इस भाग को हम प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसके भिन्न भिन्न नाम रहे हैं और इनकी सीमाएं भी बदलती रही है समय समय पर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पर। ऐसा क्यों है कि भारत के अधिकांश नाम, यह भी आईएमपी है, तर्कपूर्ण बात है कि भारत के अधिकांश नाम आपको किस नदी के नाम पर? सिंध नदी के नाम पर रखे गए हैं। सिंध नदी के नाम से विदेशियों ने भारत के नाम रखे, जबकि उस समय गंगा भारत की सबसे बड़ी और महान नदियों में जानी जाती थी। तो उसका कारण था कि कई लोग जो है, सभी लोग लगभग जो आए थे वो सिंध नदी से होकर ही आए थे। तो हम इसके आंसर में यह लिखेंगे कि भारत के अधिकांश नाम सिंध नदी के नाम के आधार पर रखे गए हैं, क्योंकि भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों और आक्रमणकारियों ने भारत के लिए सिंधु या सिंधु नदी आधारित नामों को अपनाया, क्योंकि सबसे पहले भारत में इंटर होते ही उनका पाला जो है सिंध से ही पड़ा था। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हिंदू, इंडोई तथा अंततः इंडिया जैसे नाम बने या रखे, जबकि उस समय भी गंगा भारत की एक बड़ी नदी थी। तो गंगा बड़ी और महान नदी कल भी थी, आज भी है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जो विदेशी लोग आए थे उनका परिचय सिंध से हुआ था, तो सिंध के आसपास ही सोचते हुए उन्होंने नाम भारत को दिए थे। तो यह था आपका चैप्टर नंबर 5 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि यह पूरी तरह से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के साथ में विज्ञान जिज्ञासा की समस्त 8th ग्रेड के लेसन कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।